काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। वही बात आइए हाँ भाई, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन करें, वीडियो बाहर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो अभी यहाँ कल ही टेस्ट हुआ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसी कैंपस में लेकिन थोड़ा मेंटेन करें। हाँ इस स्टूडेंट को पढ़ाने का मजा ही अलग है। सारे टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और बड़ों को पढ़ाते हैं। सभी के पास लगा हुआ है केला। जिसके पास है वही हुआ है। केला तो और भी लोगों के पास, जैसे हम लोग के सोर्स यही है, ये जो है हम लोग के इंस्पिरेशन के सोर्स है। लास्ट ईयर ये जो है ये जैन वाला लगाया थे से चैनल से लिया और केला कट किया और इस साल आपका लगाया। और देखिए कि परिवार सुनने देने चाहिए उसमें आवाज दे तेरा हाथ पीछे कर। थोड़ा इको हो जाता है। नहीं कई खुद रिकॉर्डिंग है ना, उसमें आवाज को मार चला रहा हमारा वीडियोग्राफर थोड़ा भी सीख रहा है। कितने समय हो चुका है प्लांटेशन करने को आप लोगों को? कब से लगाया है, कितना समय हो गया? प्लांटेशन आपकी पहली खेप जो है हम लोग के यहाँ आई है 22-23 जुलाई को, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन सबका अगस्त में ही हुआ। भैया क्या आप सभी मेरे साथ में ही हैं? घर पे तो नहीं है? ठीक है, चर्चा चालू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बलराम किसान है, पड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ मैं। कोविड को हमें थोड़ा साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा, प्रिकॉशन रखना पड़ेंगे। मैं भी सैनिटाइज़र मास्क वगैरह सब लेकर के घूम रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत है किसानों के बीच में जाने की। शायद मैंने समझा है कि यूपी में मैं पिछले 7 दिन से हूँ और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है और कुछ ऐसा भी हो रहा है कि आप तक भी मैं कुछ बातें पहुँचा रहा हूँ। शायद आपने भी यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे। 1274 नंबर से लेकर के 1320 तक शायद ये यूपी के ही मेरे पूरे टूर्स के वीडियो रहेंगे। मैं कुछ बतलाऊं उसके पहले अगर आप लोग मुझे कुछ थोड़ी सी जानकारी दें कि ये क्षेत्र कौन सा है? ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और ये गाजीपुर का भांवरपुर ब्लॉक है और अकावथी गाँव है। ओके, पूरे यूपी में जहाँ तक मैं घूमा था वहाँ येलो सॉइल ज़्यादा है और ये स्टेशन है जहाँ पर ब्लैक मिट्टी है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो मैं वो भी एक चर्चा करना चाहूँगा कि आप लोग जैसे किसान पाठशाला को देख करके सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये ठीक बात है, लेकिन हमारे खेत की मिट्टी कैसी है और हम किस स्टेशन पर हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे वीडियो तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर मैंने कोई पीली मिट्टी का स्टेटमेंट दिया है तो वो पीली मिट्टी वाले ने फॉलो करना है तो उसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ब्लैक सॉइल का अगर मैंने स्टेटमेंट दिया तो ब्लैक सॉइल वाला फॉलो करेगा तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अभी आप लोगों ने केला लगाया है और उसमें आप लोगों के अगर कुछ है समस्या तो वो क्वेश्चन 1-2 मुझसे पूछिए ताकि मैं समझकर आपको जवाब दे पाऊँ। अगर कुछ फोटो सेशन हो तो बताइए मुझे। एक हमारे सभी का फ्लड इरिगेशन है या ड्रिप? नहीं, सारे लोग फ्लड इरिगेशन, क्योंकि फर्स्ट हम लोग का सेशन है तो अभी ड्रिप के लिए अगले साल से प्रयास करेंगे। ओके, ये आप स्क्रॉल कीजिए, इसका जो मोंगा निकल रहा है उसमें समस्या निकल रहा है। हाँ, ये एक थोड़ा सा आप ये जो चिट्टा दिखा रहे हैं ये सनबर्न है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में आ रहा है। हाँ, ये अगर आप देखेंगे ये पत्ते पर लाल कलर का धब्बा कत्थई कलर का, तो ये तो अच्छा सिंबल है।
लेकिन बीच का जो पोंगा आ रहा है उसमें सनबर्न का इफेक्ट हो रहा है। ये जैसे हमारा पौधा लगा है, इसमें ये जो पोंगा है, इस पोंगे में यहाँ पर कुछ चिट्टा दिख रहा है और वो खुलने में दिक्कत करता है, खुल नहीं पाता है ना। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो सूर्य से सनबर्न होता है, धूप से पत्ता जल जाता है, उसके कारण है। ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए ना कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, ये ऑटोमेटिक ठीक होगा। हाँ, ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ से फाड़ करके निकल रहा है, ये चिपक गया है, तो समझो कि हमारा नीचे रूट स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, पानी देने में कहीं तो कुछ आगे पीछे हो रहा है, या पौधा ज़्यादा पानी ले रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा कम पानी हो रहा है, तो वो पोंगे में सनबर्न ज़्यादा लग रहा है। सनबर्न जब ज़्यादा लगेगा, जब नीचे से भोजन और पानी अपटेक में कमी पेशी होगी। ठीक है, तो ये जो फोटो आपने दिखाया, इस पर कुछ ऐसा विशेष हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत से किसान इस वजह से परेशान हो रहे हैं कि हमारे पौधों में लाल कलर का धब्बा आ रहा है, वो मैच्योरिटी का सिंबल है। ये पत्ते जो हैं, इन पत्तों पर यहाँ पर जो ऐसे बीच की लाइन से ऐसे कत्थे कत्थे धब्बे हैं, ये अच्छी बात है। ये अगर है तो हमारा पौधा सही दिशा में चल रहा है। अभी जैसा आपका 10 दिन किसी के यहाँ हुआ, किसी का 20 दिन हुआ प्लांटेशन, किसी का 1 महीना हुआ, तो इस 1 महीने के दौरान अगर ये कत्थई धब्बा आ रहा है पत्तों पर, तो ठीक है, ये सही सिंबल है। अगर 1 महीना हो गया है और एक कत्थई धब्बा नहीं है, तो जरूर आपको शंका होना चाहिए कि मेरा प्लांट सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, और किसी के आपके कोई प्रश्न है केले को लेकर? जिस पर ये नहीं आ रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जिस पर नहीं आया है, या तो हमारे प्लांट में कम से कम 50% पर आ चुका है, 50% हाँ, नहीं। ठीक है, तो जिन पौधों पर नहीं आया है वहाँ हमें समझना पड़ेगा कि क्या पानी ज़्यादा ठहर रहा है, जो इसकी रूट की कक्षा है, यहाँ पर कीचड़ जैसा बन रहा है क्या, तो साइड से नाली चाहिए, और इसका जो टखना है, इसका पानी स्लिपरेस चाहिए। अभी बारिश का मौसम है और आप लोगों के यहाँ काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में बारिश होने से पानी कैपेसिटी हैंड होल्डिंग दोमट भी है, दोमट में भी पानी टिकता है और रेतीली पीली में पानी सीधे अंदर चले जाता है। तो हमें पहला ये समझना है कि क्या मेरे पौधे का टखना है, वहाँ पानी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो साइड से एक नाली चाहिए, पौधा जहाँ लगा है उसका पानी नीचे स्लिपरेज होना चाहिए। केले का थंब रूल है, मतलब फिक्स नियम है कि उसे ताज़ा पानी, रोज का पानी और लगातार पानी चाहिए। तो लगातार पानी और रोज के पानी को बहुत से लोगों ने पकड़ रखा है, ताजे पानी को भूल गए। ताज़ा पानी मतलब कल जो पानी गिरा था वो रुकना नहीं चाहिए, उसमें निकल जाना चाहिए। अगर रुक रहा है तो वो लाल धब्बा नहीं आएगा, अगर रुक रहा है तो पौधा नीचे से भोजन कम उठाएगा, अगर बासी पानी है तो उसकी जड़ों की कक्षा में कहीं तो फंगल अटैक होगा। सबसे अच्छा बचाव है कि पौधे के साइड से हम एक नाली रखें ताकि जो पानी है वो स्लिप हो जाए। दूसरा, अभी के मौसम में अगस्त लास्ट में आपको अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें काली मिट्टी में जरूर करना चाहिए। अमोनियम सल्फेट ये जो पौधा है सीधे तने पर नहीं देना है, आइट साइड बिखराना है, नमक की जैसा आएगा, ऐसे बिखराना है। प्रति पौधे को 25 ग्राम। जिन्होंने अभी 10 दिन हुआ पौधा लगा है वह भी दे सकते हैं, जिनका 20 दिन है, जिनका 30 दिन हो चुका है वह भी दे सकते हैं। अभी जैसे बारिश है और हवा में जो नमी है और हुमस हो रही है और किन्हीं के यहाँ पर घुटने टकने में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, सभी इस अवस्था में प्रति पौधे को पूरे यूपी में पीली मिट्टी हो या काली मिट्टी हो 25 ग्राम अमोनियम सल्फेट दे सकते हैं प्रति पौधे को तने से दूर। बारिश नहीं हुई है, बहुत कम हुई है, तो अब नाली से या पानी दे रहे हैं हम लोग? नहीं, जैसे पौधा लगाया उसके बाद बारिश नहीं हुई, बारिश हुई, एक बार हुई, अच्छी बारिश,
तो ये भी समझना है कि पौधे को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना पड़ेगा आपको। हाँ, तब उतनी आवश्यकता नहीं है अमोनियम की। जो आपको रेगुलर ड्रेंचिंग में आई होगी, यहाँ सिंह साहब का आप नंबर ले लीजिए। इनका नंबर है 9754138222। जिन्होंने हमसे प्लांट मंगवाया है वो भी, और जो यहाँ पर आपके साथी जो किसान हो जिन्होंने और किसी कंपनी का पौधा लगाया है या कुछ गड़बड़ी है, तो वह भी सिंह साहब से संपर्क कर सकते हैं। और अभी शुरुआत का 60 दिन का शेड्यूल आपके क्षेत्र के हिसाब से इनसे आप SMS मंगवा लीजिए, या तो आपके पास ले लीजिए तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो शुरुआत में हमें बड़े खाद देने की आवश्यकता नहीं है। पौधा लगता है उसके बाद हमें कोई ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं। मैं भी रास्ते में कुछ विजिटें कर रहा हूँ, मैं समझ ही रहा हूँ कि यूपी में कैसे मुझे आगे गाइड करना है। तो एक मित्र के यहाँ हम ठहरे थे जिन्होंने कहीं बाराबंकी से पौध ली थी और उनको कुछ मार्गदर्शन आया था। तो वहाँ पर मैंने ये समझा कि पौधा कहीं से भी लो, थोड़ा सा आप आ जाओ किसान पाठशाला के स्टेशन पर तो आगे बढ़ने का रास्ता मिले। अभी उनको बताया गया 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा गड्ढा करो और उसमें फिर पौधा लगाओ। 2 एकड़ में 20,000 के उनको लेबर लग चुकी है। अभी फिर वही बात आती है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अगर किसान पौधा लगाते समय पूरा जेब खाली कर देगा तो आगे उसका भरण पोषण, अभी तो पूरा साल बाकी पड़ा है। एक छोटे सा गड़बड़ी है, बहुत सारे नर्सरी वाले या किसान समझते हैं कि केला पेड़ है, आम, जाम, नींबू, बरगद का पेड़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इन किसी से रिश्ता नहीं रखता है, ये अलग ही एक चीज है। ये क्या है, केला क्या है? आपने पत्ता गोभी देखा होगा, फूल गोभी एक आता है, एक पत्ता गोभी आता है जिसमें पत्तों का आवरण रहता है। छोटी सी जड़ अंदर जाएगी और यहाँ एक दूसरे से पत्ते ऐसे चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। पत्ता गोभी एक छोटा सा पौधा। केला बड़ा पत्ता गोभी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, पेड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि केले में पत्ते चिपके हुए हैं। केले को अगर आप छीलोगे, पौधे को या बड़े पेड़ को, उसका एक एक पत्ता निकालोगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। सेंटर तना, जैसे नीम का तना आता है, ऐसा कुछ नहीं बचेगा। केले की जड़ नीम या बरगद या पीपल जैसे गहरी नहीं जाती है। केले की जड़ ऊपर 1 फीट पर रहेगी, मैक्सिमम आधा फीट ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगी और 1 फीट तक थोड़ी बहुत जाएगी, वो भी ऐसा डीप जाएगी जब उम्र होगी तब। अभी भाई साहब को बताया गया कि 1 फीट चौड़ा 1 फीट गहरा गड्ढा खोदो और यहाँ पहले में DAP डालो 50 ग्राम, गोबर डालो 3 किलो और ये पूरी मशागत करके उनसे जैसे अमरूद का पेड़ लगाते हैं ऐसा लगाया है। तो एक तो वो भाई साहब की एक तो पूरी मेहनत बेकार गई, कुछ काम का नहीं, और ये जड़ देगा 6 इंच तक वो भोजन लेगा। और हम DAP और गोबर यहाँ 1 फीट नीचे डाल रहे हैं, बारिश होने से ये और लीच होकर के नीचे चले जाएगा, ऊपर आने से रहा। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया गड़बड़ है। शुरुआत के 60 दिन तक केवल आपको 5 से 7 दिन में ड्रेंचिंग करना है। मतलब पौधा जहां लगा है उससे बहुत सारे मित्रों के यहाँ मैंने देखा है अभी 1 DAP 1 पोटास और 1 यूरिया ऐसा डालना भी चालू कर दिए है। किसी का 30 दिन का पौधा है। अभी ये पौधे की हाइट हेल्थ है, तो पौधे से 9 इंच गोल रिंग जो पौधा है, इसकी रूट है, इससे दूर यहाँ पर ड्रेंचिंग करना है। इस जगह केवल एक ही ड्रेंचिंग है जो सीधे तने पर कर सकते हैं, वो है गुड़, गोबर, गोमूत्र, ठीक है। 60 दिन के शेड्यूल में आपकी फील्ड का अगर आपको दिख रहा है कि पिकअप कम है तो 5-5 दिन में ड्रेंचिंग लो। अगर पिकअप अच्छा है तो सप्ताह में 1 बार ड्रेंचिंग लो। मतलब पौधे को सप्ताह में 1 बार हम भोजन खिलाएंगे पौधा लगाने से अगले 60 दिन तक, मतलब 8 बार। हाँ, मैं पूरा बतलाता हूँ कौन कौन सी लेंगे। तो एक ड्रेंचिंग जो थंब रूल वाली है, गुड़, गोबर, गोमूत्र, उसको आप लिख लीजिए।
200 लीटर पानी, 10 केजी ताज़ा गोबर, 2 नंबर पे 10 लीटर गोमूत्र, 3 नंबर पे 1 किलो गुड़, 4 नंबर पे 1 केजी मेड़ की मिट्टी, 5 नंबर पे 100 ग्राम वाइसिनोमेटा और 6 नंबर पे 200 लीटर पानी ऑलरेडी हो गया। ये 48 घंटे के लिए रखना है छांव में या वाइसिनोमेटा अगर नहीं मिले तो उसकी जगह 3 लीटर गन्ने का रस, वाइसिनोमेटा बी किसान का प्रोडक्ट है जिसके अंदर गोअर्क और सुक्रोज आता है। अगर वो आपकी यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है तो 3 लीटर गन्ने का रस डालना है, वो भी उसकी पूर्ति करेगा क्योंकि गन्ने के रस से बनता है। अभी ये जो मिश्रण है इसको कम से कम 48 घंटे रखना है, टाट ढक करके भी रख सकते हो। उसके बाद प्रति पौधे को सीधे तने पर देना है। ये मिश्रण 200 ml मतलब 1000 पौधे पर ये 200 लीटर का डोज जाएगा। ये हर 28 दिन में एक बार आपको रिपीट करना है। पहली शुरुआत क्या हुई, पौधा लगा, उसके दूसरे दिन हम दे सकते हैं और फिर 28 दिन मतलब हर 4 सप्ताह में एक बार रिपीट लेना है। एक ड्रेंचिंग हो गई। पौधा कटेगा जब तक हर महीने एक बार लेना है। पौधा आज लगा, दूसरे दिन पहली ड्रेंचिंग हो गई है गुड़ गोबर गोमूत्र वाली, उसके बाद हर महीने एक बार लेना है। मतलब अगर 12 महीने का पौधा है तो कम से कम 12 ड्रेंचिंग इसकी होगी। दूसरी ड्रेंचिंग की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरीके की ड्रेंचिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। दूसरी ड्रेंचिंग की अगर मैं बात करूं, मिश्रण जो है लिखिए आप, अभी बोर्ड पे भी लिखा था शायद, नहीं गुड़ नहीं लिखा था, आप लिखो 200 लीटर पानी जी, 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 200 लीटर पानी, 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड़ की मिट्टी। जहां हम डीएपी पोटास नहीं डालते हैं, खरपतवार नाशक नहीं डालते हैं और खरपतवार बहुत आता है, उस जगह की 1 किलो मिट्टी, 100 ग्राम वाइसिनोमेटा, अगर वाइसिनोमेटा नहीं है तो 3 लीटर गन्ने का रस। इसको 48 घंटे रखना है और प्रति पौधे को 200 ml डालना है। ठीक है, अगली ड्रेंचिंग पर अगर मैं आऊं तो हमें अगर रेसिड्यू फ्री में जा रहे हैं तो उसके लिए मैं बतला रहा हूं अगली ड्रेंचिंग 200 लीटर पानी, 3 किलो 19-19, 20 किलो ताजा गोबर। 200 लीटर पानी, 3 किलो 19-19, 20 किलो ताजा गोबर, 3 घंटे के लिए छोड़ो, उसको हिला दो और प्रति पौधे को 200 ml की ड्रेंचिंग करो। ये पौधे के तने से दूर, क्योंकि इसमें 19-19 है, थोड़ा फर्टिलाइजर है, और 20 किलो जो ताजा गोबर है इस 19-19 को फर्मेंटेशन करके रेडी फूड में कन्वर्ट करेगा 3 से 4 घंटे में, और पौधे के तने पर देने की बजाय साइड में रिंग, एक बार ये लिया एक बार ये लिया, ऐसे 7-7 दिन के अंतराल पर हमें ड्रेंचिंग लेना है। अगर हमारी सॉइल ज़्यादा कड़क है, अगर हमारी भूमि में पानी ज़्यादा रुक रहा है, अगर हमारी भूमि पच हो रही है, अभी बारिश जैसे हो रही है और उसमें सफ़ेद सफ़ेद छारी दिख रही है, तो हमें एक और ड्रेंचिंग का प्रयोग करना चाहिए। 200 लीटर पानी, 1 किलो सल्फर WDG पाउडर जो 80% आता है, 1 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 100 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट। ये पौधे के तने से दूर रिंग बना करके डालना है 200 ml प्रति पौधे को। एक मैंने आपको बैक्टीरिया ड्रेंच बताया, दूसरा आपको 19-19 मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम को 20 किलो गोबर में कन्वर्शन करके फिर ड्रेंचिंग देना है। तीसरा ये बतलाया कि अगर हमारे खेतों में क्षार ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, कड़कपन ज़्यादा है, तो हम ये तीसरी ड्रेंचिंग भी लेंगे। ये सभी ड्रेंचिंग 5 से 7 दिन के अंतराल पर होनी चाहिए और 60 दिन तक केवल इन्हीं को रिपीट लेते रहना चाहिए, एक बार ये एक बार ये एक बार ये। इसके अलावा कोई भी खाद नहीं देंगे जब भी हमारा पौधा स्वस्थ चलेगा, और खाद देंगे तो पूरे खेत में देंगे, ड्रेंचिंग करेंगे तो पौधे के तने के पास करेंगे। ये शुरुआती 60 दिन के चरण का
बेसिक डोसेज हो जाता है छोटे पौधे के लिए। एक सबसे बड़ा काम आपको करना है, ये तो फर्टिलाइजर के तहत हुआ, लेकिन हमने जो पौधा लगाया है उत्तर भारत में मैंने काफ़ी जगह देखा है सॉइल कड़क हो रही है, रेत का परसेंटेज ज़्यादा है, तो जो खरपतवार आ रहा है उसका नियंत्रण भी हो जाए और हमारे पौधे को बायोमास आच्छादन भी हो जाए। कि जैसे पौधे आपके हैं 5-5 फीट पर या 7-7 फीट पर, जिसने जो ग्राफ लगाया है, पौधे से 1 फीट इधर 1 फीट इधर पूरी सफाई करना है। ये 1-1 फीट का घेरा मजदूरों से कटवा करके सफाई करना है। वो जो खरपतवार रहेगा उसे यहीं पर डालना है। कहाँ डालना है? पौधे के तने पर, ताकि जो कड़क जगह वहां पर हो रही है वो 5 दिन 10 दिन में सॉफ्ट होना चालू हो। और हम गुड़ गोबर वाली ड्रेंचिंग भी वहीं कर रहे हैं, तो वहाँ बैक्टीरिया का जीवात आएगा और उस जमीन को सॉफ्ट करेगा। सॉफ्ट करेगा तो आपके पौधे की जड़ें ज़्यादा स्पीड से चलना चालू होगी। तो यहाँ पर कचरे की मल्चिंग करना चालू करो, और पौधे से पौधे के बीच में ये जो जगह बच रही है, अगर यहाँ से आपने 1 फीट इधर लिया 1 फीट इधर लिया और पौधे से पौधा 5 फीट है, तो ये बीच में 3 फीट बचेगा। जिसके पास पावर वीडर वो पावर वीडर चलाएगा, जिसके पास नहीं हो वो खरपतवार को बड़ा होने दो। ऑटो पावर वीडर हम कैसे चलाएंगे, नेचुरल कल्टीवेशन कैसे करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पावर वीडर या पावर टिलर चला करके हम जमीन को तोड़ सकते हैं, भुरभुरे करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जमीन बहुत मक्खन हो गई है। उससे हमारा खरपतवार भी नियंत्रण होता है, लेकिन उससे दूसरा एक डिसऑर्डर होता है कि हमारे खेत में जो जीवात रहना है, केचुआ, बैक्टीरिया, कीट पतंग, वो नहीं रह पाते हैं, वो भग जाते हैं फिर। तो इस जगह के कचरे को अगर हम बड़ा होने देते हैं, चूंकि हमने पौधे के आसपास का साफ करवाया, अब वहां पर धूप प्रॉपर लग रही है, लेकिन पौधे से 2 पौधों के बीच में जो है उस खरपतवार को मैं बोल रहा हूँ बड़ा होने दो। एक लिमिट पर आएगा 1.5 से 2 फीट, तो उसमें फूल और बाली और सब आएगा, मतलब वो वयस्क हो चुका है। इस बढ़वार होने के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना समय लगता है। तो 1 से 1.5 महीना आपको कोई लेबर खेत में डालना ही नहीं है, तो यहाँ आपकी लेबर बचना चालू हो गई। यूपी में मैंने एक जगह देखा है, पीलीभीत में, पीलीभीत का वीडियो मैंने डाला है। 1 एकड़ में 17 लेबर लग रही है, वो पावड़े से उसको गुड़ाई करने के लिए, और 200 रुपये प्रति लेबर का चार्जेस है वहाँ पर। आपके यहाँ कितना है? 300 रुपये, मतलब बोनस है यहाँ पर है। किसान की जेब से ज़्यादा जाना चाहिए। अच्छा है, कर्मचारी को तो दो। 1 एकड़ में कम से कम 10 से 12 कर्मचारी लगेंगे आपको पावड़े से गुड़ाई करी तो लगता है। अगर 12 लेबर लगी है तो 12 × 24 12 × 36, 3600 रुपये हमें पावड़े की गुड़ाई से लगेंगे। अब जिसके पास पावड़ा नहीं होगा उसके पास ट्रैक्टर होगा पावर वीडर, तो उसमें भी डीजल लगना है और ये सब लगना है। उसकी बजाय अगर हमने 1 से 1.5 महीना उसको हाइट पे आने दिया तो हमारी 2 बार की गुड़ाई बच जाएगी। भाई 1.5 महीने तक खेत में कुछ करना नहीं है गुड़ाई के नाम पर, तो 2 बार की बची, मतलब 3600 और 3600 कितना हुआ? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7200 रुपये आपके बचे। अब 7200 रुपये बचने के बाद में हमें 1.5 महीने के बाद जब हाइट पे आ गया तो पावड़े की बजाय हमें दराती लेकर के भेजना है मजदूरों को खेत में। तो जो खरपतवार खड़ा है उसको जमीन से काटना है, उखाड़ना नहीं है, काटना है। इससे होगा क्या? जो खरपतवार बचा है उसे जमीन से काटना है और फिर वहीं पर आच्छादन कर देना है। तो हमें बाहर से कहीं बायोमास कार्बन लाने की आवश्यकता नहीं, खेत में ही हो गया। अब ये जो कचरा ऊपर खड़ा हुआ है ये इतना ही नीचे गया है जड़ों के माध्यम से, जितना ऊपर आया उससे 50% या उतना नीचे जाता है। अब आपने यहाँ पर दराती से काट करके इसको वहीं आच्छादन कर दिया। तो अगर 100 तरह के पौधे हैं तो 50 इसमें से रिपीट आएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो रीफुटाव कर लेते हैं,
50% ऐसे होंगे जो अब नया फुटाव नहीं करेंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो प्रकृति में सफाई कर्मचारी अपने आप रहते हैं। अगर मेरे पास मैं कुछ खाना खा रहा हूँ और एक टुकड़ा बाइट नीचे गिर जाता है तो मुझे किसी को कहने जाना नहीं है, वहाँ पर चींटियाँ और दीमक और ये सब अपने आप आ जाता है और वो अगले 10 मिनट में उसको सफाई करने को चालू हो जाते हैं। इसी तरीके से हमने जैसे ही यहाँ खरपतवार को काटा और यहाँ पर बिछा दिया, कचरे की मल्चिंग कर दी, तो 2 काम हुआ। अब ये जो गलेगा ये कार्बन का काम करेगा और जो कटने के बाद ये जो रूट है ये सिकुड़ने लगेगी। ये सिकुड़ने लगेगी तो प्रकृति में सफाई कर्मचारी है वो ऑटोमेटिक आएंगे और इसको खाएंगे, इस रूट को। तो एक तो ये जो जड़ थी ये सिकुड़ने लगी तो अंदर हवा का आवागमन चालू हुआ। अभी सफाई कर्मचारी कौन है? केंचुआ, दीमक, व्हाइट ग्रब, कीट, पतंग, फंगस, वो सभी इस जड़ को खाना चालू करेंगे, इसको खाएंगे और अपनी विष्ठा निकालेंगे। अभी यहाँ पर 2-3 चीजें हो रही है, ध्यान से समझने की बात है कि ये जो जड़ है इसको जिसने भी खाया, अगर मैं कुछ भी खाऊंगा तो निकालूंगा भी, ये भी निश्चित है। अगर मैंने 100 ग्राम खाया है तो 50 ग्राम बचाऊंगा, 50 ग्राम निकालूंगा। तो इस जड़ को जो भी खा रहा है वो कुछ न कुछ विष्ठा निकालेगा। वो जो विष्ठा है आपके खेत का भोजन, आपके पौधे का भोजन हो गया। गाय भैंस बकरी को हम चारा खिलाते हैं और वो जो गोबर करती है वो हम पौधों को डालते हैं। ये छोटी गाय भैंस है, ध्यान से देखेंगे इस जड़ को जो खाएगा, फंगल, कीट पतंग या केंचुआ, वो विष्ठा जो निकालेगा वो हमारे मेन पौधे का भोजन होगा। दूसरा, ये यहाँ चहल पहल करेंगे तो यहाँ पर ढीली जगह होगी, ऑटो कल्टीवेशन होगा। अभी हम पावर वीडर और पावर टिलर को खेत में ले जा करके रोटा चलाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत भुरभुरी मक्खन जमीन हो गई, अच्छा लगता है हमें देखने में। एक्चुअल में पौधे को ये चाहिए क्या मक्खन जमीन? तो 10% में चाहिए, क्योंकि हम उसे चलाएंगे तो हवा का आवागमन होगा तो जड़ों में हवा जाएगी तो पौधा स्पीड लेगा। लेकिन 90% हमने डिसऑर्डर पैदा कर दिया। डिसऑर्डर क्या कर दिया? वहाँ केंचुआ होगा वो कट पिट के मर जाएगा, वहाँ उनके जीवनम की जो साइकिल होगी वो हमने रोटा चला करके उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब वहाँ की साइकिल हमने तोड़ दी, वहाँ न तो कीट पतंग, न केंचुआ, न फंगस, न कुछ नहीं। तो वो हो गई भुरभुरी जमीन। अब उस भुरभुरी जमीन में हवा का आवागमन बंद हो गया। और इस प्रक्रिया से अगर हमने ऐसा काट करके वहीं बिछाया और इन जड़ों को केंचुए ने खाया या फंगस ने खाया या कीट पतंग ने खाया तो उनकी विष्ठा और उनके आवागमन से वहां पर जमीन सॉफ्ट रहेगी, ढीली रहेगी हमेशा की। ये प्रक्रिया आपको शुरुआत के 90 से 100 दिन तक की करना है। मतलब 2 बार आपको ये काट कर बिछाना पड़ेगा 90 दिन में, 1.5 महीने में एक बार, फिर 1.5 महीने में एक बार। तो एक तो पूरा यहाँ आपका जो कर्मचारी का लेबर वर्क जो था, हम रोजगार गारंटी जो हम किसान चला रहे हैं उससे आप बचोगे, ठीक है? क्योंकि हर आदमी में आपको निदाई गुड़ाई करना है, तो निदाई गुड़ाई करना है केवल पौधे के पास, उसको धूप बराबर लगना चाहिए। न तो हम यहाँ पर कोई खाद डाल रहे हैं और न यहाँ हमारा कोई पौधा है। यहाँ से हम खाद लेना सीख जाओ। जो खरपतवार है उसको बड़ा करो, उसको काट कर पौधे के पास मल्च करो, तो धीरे धीरे आपका खरपतवार आना बंद हो जाएगा। कीट पतंग के लिए हमने वहाँ पर कचरे की मल्चिंग करी तो बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप हो जाएगी जो आगे भविष्य में आपकी जगह को सॉफ्ट रखेगी और पौधे की रूट उस जगह ज़्यादा स्पीड से जाएगी। पौधे की रूट ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो पौधा भोजन ज़्यादा उठाएगा। पूरा ध्यान हमें क्या रखना है, मेरी भाषा शैली समझ में आ रही है प्रॉपर? पूरा ध्यान हमें क्या रखना है पौधे के विकास का। अभी हमने पौधा लगाया है तो पौधा ऊपर जो बढ़ रहा है उसकी रूट ज्यादा से ज्यादा कैसे, जितनी ज्यादा जगह तक फैल सके। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, पौधे की जड़ें ज्यादा दूर तक कैसे जाए। तो वो एक ही कारण से जाएगी कि आप इसको काटना बंद करें मिट्टी को, क्योंकि आपने पावर वीडर पावर टिलर चलाया तो यहाँ से कट गई, फिर आगे कैसे जाएगी।
एक तो कम से कम हम मिट्टी काटना काम करें। जैसे ही पौधे का विकास हो रहा है उसको पत्तों का जहाँ तक आवरण हो रहा है, अगर मजबूरी है पावर वीडर चलाना है तो जहाँ तक पत्ते आ रहे हैं उसके बाहर बाहर काटना चालू करो। ये पौधे का पत्ता अगर यहाँ आ रहा है तो इसके बाहर काटो, अगला कुछ समय बाद पत्ता यहाँ तक आ गया तो इसके बाहर काटो। एक ये कर सकते हैं। दूसरा, पावर वीडर को अगरबत्ती लगा करके धागा टोपा करके रख दो और उससे हाथ जोड़ लो कि आप हम डीजल नहीं लगाएंगे, खरपतवार बड़ा होने दो, काट कर बिछाओ। ये सबसे सुंदर और सरल और सहज है। इससे हमारे खेत में जहां ये तो मिट्टी की लेयर हो गई, जहां जड़ों को बढ़ना है वहां पर हम जीवात की कॉलोनी डेवलप करेंगे। जमीन ढीली रहेगी तो पौधे की जड़ें फैलती ही रहेंगी, आगे तक फैलती रहेंगी। ये शुरुआती चरण के कुछ काम हैं, ये आप लोगों ने शायद करना चाहिए। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हर्बिसाइड, खरपतवार नाशक, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्बिसाइड नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए। मेरी वाचाल शक्ति से आप समझ लो, या दूसरी भाषा में अब मैं सख्त होकर बोलूँ कि जो हर्बिसाइड का प्रयोग करता है मुझसे रिश्ता नाता तोड़ लो। एक्चुअली है क्या, मैं समझाता हूँ क्यों। खरपतवार नाशक मतलब मारने वाला ही है, उसके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये मारेगा। अब मैंने जिस जमीन पर डाला यहाँ पर छोटे 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 खरपतवार आ रहे हैं, तो इस पौधे को हमने लगा दिया तो ये खरपतवार है। अगर इस पौधे का हमें कोई बोटनिकल नेम पता हो और इसका खरीदार आ जाए तो ये पौधा हमारे लिए खरपतवार नाशक खरपतवार है क्या, फिर ये हमारे लिए मेन पौधा हो जाएगा, हमारी जीविका का साधन हो जाएगा। तो हम क्या जब इससे लाड़ प्यार करेंगे, हमारी देखने की दृष्टि तो अभी ऐसी है कि जो हमारा केला है उसके अलावा जितने पेड़ पौधे हैं वो हमारे केले के लिए दुश्मन है। सरल भाषा में जंगली पौधे हैं वो खरपतवार है, तो हमें उन्हें नष्ट करना चाहिए। तो उसका तरीका मैंने बताया कि काट करके बिछा दो। अब हम कुछ समय से क्या सीख गए हैं, वीडीसाइड का उपयोग करना चालू कर दिया। खरपतवार नाशक वो कोई सी भी हो, खरपतवार नाशक कैंसर का सबसे पहला कारण है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो तो मैं बतला दूं, विश्व के 68 देशों में बैंड है, बंद है, जहां देश के अंदर एंट्री नहीं करने देते, खरपतवार नाशक को बाहर रखते हैं। हम तो घर, गांव और रसोई तक भी शायद डब्बा रखे होंगे कि ये कल हमें डालने जाना है, तो आज रसोई में भी हमारा कोई एक वीडीसाइड का डिब्बा मिल जाएगा भारत में। अब तीसरी और अहम बात, हम जिस खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं वो पौधों को तो मार ही रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उसका छिड़काव किया तो क्या इन पौधों पर ही गया, वो मिट्टी पर